हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिन्हें आपको मार्कशीट पे करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्सर्जित करेगी। देखिएगा, धातुएं जो होती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके या किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धातु अम्ल या जल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करें या जल के साथ अभिक्रिया करें, ये हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। क्या निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं और उसी धातु का साल्ट बना लेती हैं। तो क्या निकालेंगी? हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। क्या निकालेंगी? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, ये किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Fe एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि एल्यूमिनियम की अपक्रियाशीलता आयरन से ज़्यादा है, इसलिए ये एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया है। क्या है? विस्थापन अपक्रिया है। अगला, लौह चूर्ण यानी कि Fe का चूर्ण जब तनु यानी कि जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और चूंकि ये अम्ल है और Fe क्या है? धातु है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है धातु। तो क्या बनाएगा? ये एक प्रकार का आयरन क्लोराइड बनाएगा, यानी कि बनेगा फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्या बनेगा? आयरन का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला है, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? श्वसन में क्या होता है? आप जानते हैं कोशिकीय श्वसन के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, CO2 जल और ATP बनाता है। क्या बनाता है? ATP बनाता है। तो एक प्रकार की क्या है? ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है, साथ में ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी है। तो कौन सी अपक्रिया होगी? देखिए, इसमें ऊष्मा शोषी दिया है, तो ऊष्मा शोषी तो है नहीं। अपचयन नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना है यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण हो सकता है, संयोजन नहीं है। ये कौन सी अपक्रिया होगी? उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और हो सकता है इसका, कि ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है। अगला है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यानी इसका दूसरा नाम जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड भी होगा। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा था वो प्रतिस्थापित हो गया हाइड्रोजन के द्वारा, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया है और ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आप जानते हैं, ये अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अर्थात एक प्रकार की ये कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। क्या है? अपचयन अपक्रिया है। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन निकले या क्या हो? हाइड्रोजन जुड़े, तो क्या कहलाएगा? ये अपचयन कहलाएगा। और इसका अगर उल्टा होता है, अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जैसे कौन से यौगिक बनते हैं या किस प्रकार के यौगिक बनते हैं? तो Na और Cl। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या बनाता है? Na+ बनाता है। और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Cl क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस पर माइनस चार्ज आता है। अब जब ये Na और Cl एक साथ मिलेगा तो इस प्रकार की यौगिक का क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। क्योंकि यहाँ पर आवेशों के कारण क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? वैद्युत संयोजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वैद्युत संयोजी कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना किस प्रकार की अपक्रिया है या इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कॉपर का अवकरण या अपचयन, कॉपर का अपचयन नहीं, कॉपर का अपचयन नहीं, क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का नाइट्रेशन नहीं, कॉपर का A और B दोनों की अपचयन या ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। ऐसा नहीं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब क्या है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है? AgCl होता है। तो Ag यानी कि सिल्वर पर +1 है, और सिल्वर यानी Ag का कलर जो होता है, सिल्वर कलर कैसा होता है? आप जानते हैं, श्वेत कलर होता है। कैसा होता है? श्वेत कलर होता है। अगला प्रश्न है, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट
को जब उष्मा दी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इस प्रकार कौन सी किस प्रकार की अपक्रिया है? तो आप जानते हैं यहाँ पे वियोजन अपक्रिया। क्या है ये? एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया, इसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट रहा है, तो क्या है ये? एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? देखिए, जब साग सब्जी जब विघटित होती हैं तो उसमें से ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है ना। आपने देखा होगा खाद जो होती है, गोबर या डिकम्पोज होता है, तो आपने देखा होगा हीट अब बिल्कुल गर्म होता है। इसका कारण क्या है? वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो साग सब्जी या किसी भी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जो होता है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? देखिए, लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3, इसको जब आप गर्म करेंगे इसका उसमें भी वियोजन होता है तो आपको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? देखिए, इसमें वास्तविक में देखना कि कौन सा फार्मूला सही लिखा है। इसमें देखिए Na2CO3 यानी कि ये आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ में हाइड्रेट लिखे हैं, यानी कि जल लिखा हुआ है। और आपने पढ़ा है कि Na2CO3.10H2 धावन सोडा होता है आपका, वाशिंग सोडा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वी पार्ट हो जाएगा। अगला है, लोहे से जिंक को लेपित करना। लोहे से जिंक को लेपित करना क्या कहलाता है? ध्यान रखिए, गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला है जस्ता। या जस्ता का मतलब क्या है? जिंक। अब जिंक को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्या कराई गई है, यानी कि HCl के साथ अपक्रिया कराई गई है। तो हमने बताया आपको, कोई भी धातु जो क्षारीय प्रकृति का होता है अगर अम्ल से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, साथ में उसका साल्ट भी बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। कोई भी धातु होगी अगर वो अम्ल से अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी। इसमें बताना है अगला, निम्न में अधातु कौन है? देखिए, कैल्शियम धातु है, कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है, कॉपर, क्रोमियम, ये सभी क्या है? धातु हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन का एक प्रकार का धातु है। क्या है? अधातु है। बाकी जो लिखे हैं वो सभी क्या है? धातु हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में योगात्मक अपक्रिया कौन सी नहीं है? आपको बताना है कौन सी नहीं है। देखिएगा, ये आपकी पहली अपक्रिया लिखी है, ये कौन सी अपक्रिया है? एक प्रकार की ये उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया है, जिसमें क्षार और अम्ल मिलकर के साल्ट बना रहे हैं। तो एक प्रकार की कौन सी अपक्रिया है? ये उदासीनीकरण अपक्रिया है। नीचे बाकी जो लिखे हैं देखिएगा, क्या लिखा है? H2Cl2, इसमें दो जो है अणु मिलकर के एक नया अणु बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं HCl। ऐसे बाकी तीनों में दो प्रकार के जो हैं अणु मिलकर के नए प्रकार के अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो एक सभी प्रकार की जो तीनों लिखी हैं सभी एक योगात्मक अपक्रिया है, जबकि ऊपर वाली जो है उदासीनीकरण अपक्रिया है। तो ये नीचे वाली सभी क्या है? ये योगात्मक अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया। और ऊपर वाली कौन सी है? उदासीनीकरण है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जिंक के साथ कार्बन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है? जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ देखिए, जिंक क्या हो रहा है? जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन के साथ जुड़ रहा है। जिंक ऑक्साइड था तो इसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिंक का क्या होगा? जिंक का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिएगा, बताना है कौन सा कथन सत्य है। कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन अब ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल सही। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? अपचयित नहीं, सॉरी, उपचयित नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? देखिए, हमने बताया कि कार्बन जो हो रहा है, आप इधर से देखेंगे कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जिंक क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो देखिएगा, कार्बन
उपचयित मतलब कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ये तो सही है ना। कार्बन उपचयित हो रहा है मतलब कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब ये सही है। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब ये गलत है। उपचयित नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, ये जो है अपचयित हो रहा है, उपचयित नहीं हो रहा है ना। कार्बन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब ये भी गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे अभिक्रिया इधर से इधर देखी गई तो ये भी कथन असत्य है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये पार्ट, है ना। कौन सा कथन सत्य है बताना था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। अब संयोजन में क्या होता है, छुड़ती है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है। तो इसमें देखिएगा, अब तीसरा दिया गया ए और बी, इसमें से कोई नहीं। तो आप ये तो वियोजन अभिक्रिया हो गई आपकी, उसमें वियोजन बी पार्ट, और ये पार्ट क्या है, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, एक अभिक्रियाशील उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। तो आप देखिए सी पार्ट में क्या हो रहा है, Fe कॉपर को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, फेरस सल्फेट बना दे रहा है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखिएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रिडॉक्स में क्या होता है, उपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। अपचयन होता है या कोई अभिक्रिया ही नहीं होती, या ये और भी दोनों। जैसा कि हमने बताया, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब रिडक्शन यानी कि अपचयन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए, मानव के शरीर में भोजन का अपघटन ही होता है, टूटता ही है। अगला है पोटेशियम, जो पोटेशियम हाइपोक्लोराइड जो है क्लोराइड, ये टूट रहा है, तो ये भी जो है एक अपघटन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी टूट रहा है, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है। जबकि देखिए नीचे ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया लिखी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, है ना। अगला रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। तो आप देखिए, हाइड्रोजन यहाँ H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या है, HCl है। अब हाइड्रोजन पर देखिए ये आपका शून्य, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर Cl पर भी शून्य है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इसके बीच में किसी भी प्रकार की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, शून्य होगी। Cl पर भी क्या होगी, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी। लेकिन HCl में क्या है, H बांड Cl है, तो Cl पर माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो क्लोरीन क्या हो रहा है, जीरो से माइनस हो रहा है, क्लोरीन जीरो से -1 हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन जीरो से +1 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए मतलब इसका क्या है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला है, एक दहन अभिक्रिया है, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, या इसमें से कोई। देखिए, मोमबत्ती का जलना नहीं है, मोम का पिघलना लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना ठोस स्टेज से द्रव स्टेज में चला जा रहा है, मतलब ये जो है गैसीय जो है अवस्था परिवर्तन है। जल का उबलना ये भी अवस्था परिवर्तन है। और पेट्रोल का जलना एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का साथ योग या ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है। हमने बताया, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, अर्थात उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है आपको। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं, सही है। अपचयन में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, बिल्कुल। अपचयन में क्या होगा, जो है हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ऑक्सीकारक खुद ऑक्सीकृत होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, CH2 प्लस अभी आपने लिखा था Cl2 गिव्स आउट HCl। अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जीरो से +1 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और Cl का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हो रहा है, वो अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्या किस रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में, क्योंकि इसने दूसरे का क्या किया है, अपचयन किया है। और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।
तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता, नहीं, ऑक्सीकारक जो होगा, यानी देखिए ऑक्सीकारक Cl है यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है, तो Cl का क्या होगा, अपचयन होगा। तो Cl का क्या हो रहा है, अपचयन होगा। तो ये बात क्या लिखी है, गलत लिखी है। और अपचायक खुद को ऑक्सीकृत करता है, बिल्कुल, जो अपचायक होगा वो खुद ऑक्सीकृत होगा, यानी कि जो ऑक्सीकृत होगा दूसरे को अपचयित करेगा। तो बाकी सभी सही लिखे हैं, आपका सी पार्ट जो है वो गलत लिखा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया था कौन सा असत्य है। अगला है, किसी यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा। देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना अगर अपचयन कहलाता है तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन कहलाएगा। इसमें ऊपर नीचे है, यहाँ पे बी लिखा है तो ऊपर नीचे है बी पार्ट बीच में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अगला है, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है। वायु की उपस्थिति में वह न्यूनतम ताप जो किसी को जलाने के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप से अगर कुछ कम ताप होगा तो वो जलेगा नहीं। जैसे आप देखते हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, या कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो, उसको जलाने के लिए थोड़ी सी आग की आवश्यकता होती है, और वो आग जो होती है उस ताप को, इस हीट को कहते हैं प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप कहते हैं। अगला एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का बदल जाता है। आपने देखा होगा कापर को जब गर्म किया जाता है तो काले रंग का हो जाता है। किस रंग का होता है, पहले भूरे रंग का होता है, लेकिन जब गर्म किया जाता है तो काले रंग का हो जाता है। तो कापर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बनाता है सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, Na Ba के स्थान पे चला गया और Ba क्या है, Na के स्थान पे आ गया। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, जिंक कापर सल्फेट प्रतिस्थापित कर दे रहा है जिंक कापर को, तो कौन सी अपक्रिया है ये, प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया है। क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कौन सी प्रकार की अपक्रिया है, ये कार्बन और यहाँ पे ऊर्जा भी निकली। तो कोई भी पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो दहन क्रिया तो होती है। साथ में देखिए, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो एक प्रकार की संयोजन क्रिया भी है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, है ना। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और सी। अगला है, वियोजन के विपरीत रासायनिक क्रिया क्या है। देखिए, वियोजन में क्या होता है, अभिकारक जुड़ते हैं, जबकि इसके विपरीत, यानी कि संयोजन में क्या होता है, वियोजन में क्या होता है, अभिकारक टूटते हैं, और संयोजन में क्या होता है, अभिकारक जुड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। वियोजन का उल्टा क्या होगा, संयोजन। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया क्या कहलाती है, उष्मीय वियोजन। उष्मा की उपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, उष्मीय वियोजन। जिस अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती हो, ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो, वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, उष्मा शोषी अपक्रिया। जिसमें उष्मा निकलेगी उसे उष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा उपयोग की जाएगी वो उष्मा शोषी अपक्रिया होगी। वह दो अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभी आपने ऊपर देखा, वो क्या कहलाती है, द्वि विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वि विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्र अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित होने लगता है, यानी कि नष्ट होने लगता है, तो क्या कहलाता है, वो संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे कि आप लोहा देखो, लोहा अगर वायु की उपस्थिति में रखा रहता है, नमी की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, तो क्या होता है, कि जंग बना लेता है। क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। तो क्या कहते हैं, इसको संक्षारण कहते हैं। अगला, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा। आप जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अवक्षेपण प्रक्रिया में किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, ऐसी अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद तलहटी में बैठ जाए, यानी कि अभिलेय के रूप में प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। अगला है, लेड क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। लेड क्लोराइड और कॉपर में बदल जाता है, तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये आप देख रहे हैं, लेड कॉपर को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, इसलिए कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। अगला, विद्युत रोधी बर्तनों में वायुरोधी मतलब क्या है, इसके अंदर वायु न जाए। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से क्या होता है, जैसे कांच की बोतल में ऐसे बंद को रख देते हैं, इससे क्या होता है कि जो अपचयन की अपक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण की अपक्रिया जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अचार इत्यादि के जो
बॉक्स होते हैं बहुत टाइट और कांच के बर्तनों में होते हैं, ताकि प्रकाश तो उसके अंदर जाए लेकिन वायु न जाए, है ना। तो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। आपने अभी ऊपर देखी थी, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया था तो क्या बना था, जिंक क्लोराइड बना था। और अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका अभिकारक हो गया, और बनने वाला क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। समीकरण में H2O2 गिव्स आउट H2O में क्या है, एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है, संयोजन प्रक्रिया। क्या हो रहा है, दो अणु जुड़ करके एक नए प्रकार के अणु का निर्माण कर रहे हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है, कौन सी आपकी ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। देखिए, दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। श्वसन में भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या बनाता है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी है। अब देखिए, भोजन का पचना, भोजन में भी क्या होता है, एंजाइम काम करते हैं, ऑक्सीडाइज करा, इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। और अवक्षेपण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का जुड़ना आवश्यक नहीं है, इसलिए अवक्षेपण प्रक्रिया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी ब्लू को नीला कर दे, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू को सॉरी नीले लिटमस पेपर को अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर को अगर कोई लाल कर दे, ब्लू को अगर कोई रेड कर दे तो क्या कहलाता है, वो एसिड कहलाता है। अगर वही कोई रेड को ब्लू कर दे तो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। हमने आपको एक ट्रिक बताया है, AVR, एसिड जो होता है ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड से नीला पूछा गया है, मतलब क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है तो कितना pH होगा, संभव pH 10 होगा, है ना। 7 से अधिक, इसमें एक ही ऑप्शन है 10। अगला क्वेश्चन है, तनु अम्ल का विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन, देखिए सिरका जैसा गंध देगा, कैसा गंध देगा, सिरका, क्योंकि एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहते हैं। इसका गंध कैसा होता है, सिरका जैसा होता है। एल्कोहल में उबलती पत्ती पर, एल्कोहल में थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए, पत्ती पर एल्कोहल और उबलता एल्कोहल तथा आयोडीन जब विलयन डालते हैं तो क्या होता है, ये नीला रंग का या नीला काला रंग का जो है कलर देता है। ये वास्तविक में स्टार्च का परीक्षण होता है। स्टार्च के परीक्षण में आयोडीन विलयन को डालते हैं, आयोडीन विलयन का ड्रॉप डालते हैं एल्कोहल के साथ में, तो ये नीला काला जो है रंग देता है। ये आयोडीन का परीक्षण होता है। अगला है, अपच के उपचार में, अपच में क्या होता है, एसिडिटी के उपचार में किसका उपयोग करते हैं। देखिए, एसिडिक को कम करने के लिए, एसिड को कम करने के लिए क्षार का उपयोग करेंगे, तो इनके एंटा एसिड लेंगे जो क्षारीय प्रकृति का होगा। किस प्रकार का होगा, क्षारीय प्रकृति का क्षार होगा, दुर्बल क्षार वास्तविक में होगा, है ना। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कि देखिए, किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। जबकि अम्लीय का 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा लवण है। देखिए, लवण, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, पोटेशियम सल्फेट ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट ये क्या है, ये आपका साल्ट है। और NH4OH क्या हो जाएगा आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होएगा, यानी कि भी क्षार हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा C। अगला, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, देखिए, फेरिक का मतलब +3, ऑक्साइड का मतलब O2-। इसको एक साथ लिखोगे तो हमने बताया लिखने का तरीका, Fe का आयन आप ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का आयन Fe के साथ, यानी आप क्या लिखना है, Fe2 और O3, है ना, इस प्रकार से। तो Fe2O3 आपका आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। हमारे शरीर की pH का प्रसार कितना, दी हमारे शरीर का जो pH होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, किस pH पर हमारा, वास्तविक में ब्लड का pH पूछा गया है। तो ब्लड का pH जो होता है 7.3 से 35 से, वास्तविक में 7.35 से 7.45 के बीच का होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। याद रखना है, ब्लड का pH या शरीर का pH, ठीक है।
बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय होगी? देखिए चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, खड़िया भी यही है, संगमरमर भी यही है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्रेट, ये क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी कहलाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल देखिए लैक्टिक अम्ल कार्बोक्स एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये जो है अकार्बनिक अम्ल है, और फार्मिक अम्ल ये भी एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। तो जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं, और जो जो है एक अकार्बनिक अम्ल होते हैं कुछ हैं दुर्बल भी, लेकिन जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है ना, HClO4 है, H3PO4 है, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 होता है, ये क्या है? एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो आंसर आपका H2SO4 वाला हो जाएगा, H2SO4। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? क्षार नहीं है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और जिंक धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये भी क्षार है। तो कौन सा क्षार नहीं हुआ? NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। अगला है निम्नलिखित में से क्षारकों में प्रबल क्षारक कौन है? यानी कि प्रबल क्षार बताना है आपको। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल, आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट ईयर के एलिमेंट होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड होते हैं प्रबल क्षार होते हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है ना, सीजियम है, इन सब के ऑक्साइड जो होंगे कैसे होंगे? प्रबल क्षार होंगे। कैसे होंगे? प्रबल क्षार, ध्यान रखिएगा। लिटमस विलेन जो बैगनी रंजक का होता है किसका बना होता है? वास्तविक में से पूछा गया लिटमस पेपर किसका बना होता है? तो याद रखिएगा लिटमस जो होता है वो लाइकिन का बना होता है। लाइकिन क्या होता है? ये कवक कवक और शैवाल का सहजीवी रूप होता है, जिसे हम लाइकिन कहते हैं, है ना। तो लाइकिन का बना होता है कौन? लिटमस पेपर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? देखिए मेथिल ऑरेंज सूचक है, कृत्रिम सूचक, रासायनिक सूचक है, फिनोप्थलीन भी है, हल्दी भी जानते हैं हल्दी क्या करता है? ये क्षार का सूचक है, जबकि मूली नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों हैं सूचक, जबकि मूली इसका आंसर हो जाएगा। सूचक नहीं पूछा गया था, सूचक नहीं है। गंधीय सूचक क्या नहीं है? देखिए वेनिला गंधीय सूचक, प्याज भी है, लौंग का तेल भी है, और क्या नहीं है? शकरकंद आपका गंधीय सूचक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्विक्षारक। और द्विक्षारक क्या होता है? जिसमें 2H+ उपस्थित हो। 2H+ होंगे वो क्या होंगे? द्विक्षारक अम्ल होंगे या द्विक्षारीय अम्ल होंगे। तो देखिए H2SO4 में 2 होते हैं, इसलिए क्या है? ये द्विक्षारक है, जबकि ये क्षारक है, ये त्रिक्षारक है, तो ये त्रिक्षारक है और ये भी द्विक्षारक है। तो ये त्रिक्षारक है, बाकी ये 2 हैं, एक क्षारक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पोटासियम क्या होता है? पोटासियम K2SO4 Al2SO4 है ना, 24H2 पिटकरी। तो ये क्या होता है? 2 प्रकार के साल्ट से मिलकर बना होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। ये 2 प्रकार के साल्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या है? 2 प्रकार का लवण है, यानी द्विक लवण है। क्या है? ये द्विक लवण है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि देखिए कोई भी दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, यानी कि जो कम आयनित होंगे क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल लवण है? प्रबल लवण कौन है? अब प्रबल लवण क्या होता है? जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बने लवण होते हैं वो प्रबल अम्ल, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल लवण कहलाते हैं। जैसे कि इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड जो है NaOH और HCl से मिलकर के बना हुआ है, जो प्रबल अम्ल की प्रकृति में आता है। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की प्रकृति में आएगा, तो इसका जो साल्ट बनेगा वो भी प्रबल लवण कहलाएगा। देखिए दंत साफ, अब दांत कैसे बना होता है? कैल्शियम के साल्ट बने होते हैं, कैल्शियम के क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसका उपयोग साफ करने के लिए कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए दांतों को साफ करने के लिए क्षारीय प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाएगा, यानी कि दंत मंजन किसके बने होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। जब CO2 गैस पानी CO2 जो CO2 होता है
CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलेन का पीएच कैसा होगा। अब CO2 क्या है, ये अधातु का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, तो आंसर होगा 7 से कम। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और H2O ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनका विलेन जो होगा वो उदासीन होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ठंडे जल के साथ क्रिया करके जो है हाइड्रोक्साइड बना लेगा। देखिए सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो ठंडे जल से अपक्रिया कर लेते हैं, है ना। ठंडे जल से अपक्रिया करने वाले धातु कौन है, सोडियम और पोटेशियम। इसके अलावा बाकी ठंडे जल से अपक्रिया नहीं करते हैं, ये गर्म जल से अपक्रिया कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विलेन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, बुझा चूना भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, बुझा चूना। अगला प्रश्न भी है, बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलेन का पीएच मान कैसा होगा। देखिए सोडियम जल में घोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। तो आपका क्या होगा, प्रबल क्षारीय प्रकृति का ये है, इसलिए क्या होगा, इसका विलेन मान जो होगा, पीएच का मान जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि 7 से अधिक वाला होगा। स्टिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा, NaPC नाम क्या है इसका। स्टिक अम्ल जानते हैं क्या होता है, CH3COOH होता है। 2 कार्बन इसमें है, 2 कार्बन का अम्ल क्या कहलाता है, एथेनोइक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, एथेनोइक अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एथेनोइक अम्ल कहलाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। देखिए 2 कार्बन किस लिए एथ और ओइक इसलिए क्योंकि COOH के साथ में COOH अगर होता है तो उसके लिए हम ओइक अम्ल का उपयोग करते हैं, तो आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। सिट्रिक अम्ल सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा और नींबू है। अगला टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल किस पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। अगला, चींटी का जो डंक होता है वो क्या कहलाता है, फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है, यानी HCOOH होता है, एक ही कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा। देखिए दांतों का पीएच मान जो होता है, अगर पीएच मान 7 से अधिक हो, यानी कि अधिक क्षारीय हो जाए, है ना, या बहुत अधिक अम्लीय हो जाएगा तो क्षय प्रारंभ हो सकता है। तो दांतों का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए, है ना। अब क्यों ऐसा, कि मुख का पीएच जो होता है 6.9 के आसपास होता है, लगभग उदासीन के आसपास। अगर पीएच मान 5.5 से कम हो गया, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होने लगा, तो क्षार और अम्ल मिलकर क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, और दांतों को नष्ट कर देंगे। इसलिए अगर पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो क्या होगा, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र भी हमने ऊपर लिखा था, सोडियम कार्बोनेट का 10 हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट का 10 हाइड्रेट यही आपका रासायनिक सूत्र हो गया, 10H2O, है ना। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक क्या नाम क्या है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्या होता है, K+ होता है। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 1- होता है। दोनों के आवेश बराबर हैं, तो आप क्या लिख देंगे, KNO3 लिख देंगे, है ना। अगला है, जलने की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो आपने जो है सुना होगा कि जो सोडियम होता है, सोडियम जो होता है उसकी अपक्रियाशीलता कैल्शियम से ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। और जल की अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण ही होती है। तो इसको हटाने के लिए हम सोडियम वाले यौगिक का उपयोग करते हैं। तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम के जो कार्बोनेट होते हैं, है ना, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 जो होता है इसका उपयोग करते हैं। इनका जो है, इन्हें हटाने के लिए, यानी कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो आपने धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा में इसका उपयोग पढ़ा होगा कि धावन सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी उपयोग किया जाता है। धावन सोडा, है ना, Na2CO3। अगला, अग्निशामक में किस सोडा का उपयोग करते हैं। तो अग्निशामक में देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ऑक्सीजन
के विपरीत कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जलने नहीं देता है। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये जैसे ही गर्म होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्या करेगा, ये जल को ये जो है किसी को जलने नहीं देगा। जब जलने नहीं देगा मतलब वो बुझ जाएगा नहीं। अग्निशामक का मतलब क्या है? अग्नि को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, कौन सा सोडा अम्ल होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सल्फर का अर्धहाइड्रेट, सल्फेट का अर्धहाइड्रेट यानी कापर सल्फेट का अर्धहाइड्रेट जो होता है, इसका अन्य नाम क्या है? कापर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? इसी को हम पीओपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अगला जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कापर सल्फेट का एक हाइड्रेट जो होता है वो क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। देखिए पीओपी में आधा जल होता है, जबकि जिप्सम में पूरा एक जल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे 2 लगा के लिख सकते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब इसको 2 मोल अगर कर देंगे, 2 मोल जल के भी हो जाएंगे, तो Cu2SO4 2H2O। ठीक है, तो आपका भी आंसर हो जाएगा। अगला है फार्मिक अम्ल का आईपीएससी नाम क्या होगा? फार्मिक अम्ल अभी हमने लिखा था HCOOH, नाम क्या है इसका? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल। अगला है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? गैस जो होता है, कौन सी गैस है जो दूधिया कर देता है चूने पानी को? चूना पानी जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन सी गैस मिलाई जाए जिससे जो है दूधिया पानी हो जाए? तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से जो होता है वो दूधिया रंग आता है। ठीक है, तो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कौन सा भस्म नहीं? भस्म का मतलब क्या होता है? क्षार। तो कौन सा क्षार नहीं है? देखिए NaCl क्या है? लवण है। कैल्शियम ऑक्साइड ये धातु का ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, Na2CO3 साल्ट है, लेकिन इसका जो जलीय विलयन होता है ये क्षारीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि Na जो होता है, सोडियम जो होता है, इसका हाइड्रोक्साइड जो होता है ये प्रबल क्षारीय है, और जो कार्बोनिक एसिड होता है यानी कि H2CO3 होता है ये दुर्बल अम्ल होता है। तो इसलिए आप इसका आंसर बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा जो सिरका होता है, सिर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH होता है, इसी के नाम एथेनोइक अम्ल ये है। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाएंगे। क्या बनाते हैं? साल्ट बनाएंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। लगभग ये 4 पॉइंट तक होता है ना? 4.4 तक या 4 तक होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है? जो प्रकृति से प्राप्त किया जाए, जैसे हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, जबकि ये रासायनिक सूचक कृत्रिम सूचक है। ठीक है, अगला है कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय, देखिए अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये अम्लीय हो जाएंगे। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये क्षारीय हो जाएगा। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? देखिए बेकिंग सोडा जो होता है उसी के साथ में जब टाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखिए हमने 2 चैप्टर्स में कवर किए हैं, एक आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षार तथा लवण। और रिमेनिंग जो चैप्टर है उसके हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो है MCQ और नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें, और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।